मैनेजमेंट ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में और समझेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर हियर स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी लाइट इज हियर prelims and CSET test series for target 2022 and 2023 prelims. More than 50,000 students have already enrolled with us with a rating of 4.5 out of 5. The price is inclusive of 10% educator code, so use the code ARPITA10 ARPITA10. Now reach your highest dream with Unacademy. Our learners love us because we have best in class educators, best in class learner ratings and best in class test rating. More than 50,000 students already enrolled in the test. For more details you can call on the given number. देखिए, आज के इस लेक्चर में हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। तो समझते हैं कि डिजास्टर क्या होता है। देखिए, डिजास्टर को भी समझने से पहले आपको दो प्रिंसिपल को समझना होगा, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड केओस। जब भी डिजास्टर आता है, किसी तरीके की समस्या आती है, तो डिजास्टर के आने से पहले एक ऑर्डर होता है, स्टेबल ऑर्डर होता है। जब तक उस स्टेबल ऑर्डर को तोड़ा नहीं जाता है बाय एनी केओस एक्टिविटी, कोई डिसरप्शन नहीं आता है बाहर से, जब तक वो स्टेबल ऑर्डर ख़राब नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं और वहाँ पर अर्थक्वेक एक्टिविटी कॉज होती है, तो अर्थक्वेक एक्टिविटी कॉज होने से पहले वहाँ पर सभी पीस के साथ आराम से रह रहे थे। बट उस सेम कंडीशन में जब ऑर्डर था, जब स्टेबिलिटी थी, उसको डिसरप्ट किया गया बाय केओस, और यही केओस डिजास्टर होता है। सो डिजास्टर इज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल और मैन मेड कॉजेज दैट लीड्स टू सडन डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ। ये नॉर्मल लाइफ ही ऑर्डर होता है। कॉजिंग सीवियर डैमेज, जो कि जान का या माल का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का या लाइफ का नुकसान, टू एन एक्सटेंट दैट अवेलेबल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स आर इनएडिक्वेट टू कोप। और इसीलिए डिजास्टर एक बहुत ही अनडिजायरेबल अकरेंस है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी तरीके का डिजास्टर हो, बिकॉज डिजास्टर अगर होगा तो डिसरप्शन कॉज होगी, जिससे सीवियर डैमेज आता है। बट काफ़ी मेजॉरिटी केसेस में जब हम डिजास्टर को कैटेगराइज करते हैं मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर में, ज़्यादातर जो डिजास्टर हैं या तो वो बहुत ही कम वार्निंग के साथ या नो वार्निंग के साथ आते हैं एंड रिक्वायर मेजर एफर्ट इन प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी इमरजेंसी सर्विस। और इस स्टैट्यूटरी इमरजेंसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ही देश में जो संस्थाएं हैं, उन्होंने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि डिजास्टर के हमने बारे में बात करी, लेकिन हजार्ड क्या होता है। देखिए, हजार्ड का मतलब है any phenomenon that has the potential to cause disruption or damage to people and their environment। किसी भी तरीके का phenomenon जिसमें potential है कि या तो disruption cause हो जाए existing order में, या फिर लोगों को या environment को harm हो। For example, अगर किसी रोड पर या किसी हाईवे पर अगर एक बहुत बड़ा साइज का पिट है, यानी कि अगर गड्ढा हो चुका है वहाँ पर, तो वो एक पोटेंशियल हजार्ड है। आपको ये समझना है कि पोटेंशियल हजार्ड और डिजास्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हजार्ड के अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं एंड ऑल्सो कैपेसिटीज़। लेकिन हजार्ड डिजास्टर नहीं है, वो डिजास्टर बना सकता है। ये कॉज और इफेक्ट की तरह काम करते हैं। तो अगर एक बड़ा सा हाईवे है जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, और जैसे ही हाईवे नीचे की तरफ बढ़ता है, डाउनहिल जाता है, वहीं पर एक बहुत बड़ा पिट है, और ये जो पिट है या जो गड्ढा है, ये एक हजार्ड है, पोटेंशियल हजार्ड है, बिकॉज ये डिसरप्शन कॉज कर सकता है। इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बट जब तक यहाँ पर इंटरेक्शन विद ह्यूमन नहीं होगा, हजार्ड एक डिजास्टर नहीं बन पाएगा। सपोज कीजिए बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर एरिया से जा रहे हैं जहाँ पर ये पिट है, वो साइड से होकर निकल जाते हैं या व्हीकल की जो स्पीड है उसको कम करते हैं और साइड से होते हुए निकल जाते हैं, वहाँ से डायरेक्टली उस पिट में नहीं जाते। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटरेक्शन उन्होंने बिकॉज पिट से या जो हजार्ड है उससे नहीं की, तो डिजास्टर नहीं हुआ। बट सपोज कीजिए बहुत ही ज़्यादा हेवी लोडेड ट्रक है या व्हीकल है, वो पिट से साइड से नहीं होकर निकल पाता और उसका एक जो टायर है
वो पिट में या गड्ढे में वहीं पर फंस जाता है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट कॉज हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ह्यूमंस हैं यानी कि जो ड्राइवर है उनका इंटरेक्शन हो गया उस पर्टिकुलर पोटेंशियल हजार्ड के साथ, और बिकॉज ये इंटरेक्शन हो पाया तो हजार्ड से अब डिजास्टर हो चुका है, रोड एक्सीडेंट हो गया। तो सारे हजार्ड डिजास्टर नहीं होते। अ डिजास्टर टेक्स प्लेस व्हेन अ कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय अ हजार्ड। जब तक हजार्ड का इंटरेक्शन नहीं होगा ह्यूमंस के साथ, डिजास्टर नहीं आ सकता। सो इफ देयर इज नो इंटरेक्शन देयर वुड बी नो डिजास्टर। इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रोड एक्सीडेंट का, वो बहुत ही एक सिंपलिस्टिक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल था। आप एक और एग्जाम्पल डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े लेवल पर देख सकते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन। मान लीजिए एक कोई आइलैंड है या बहुत रिमोटली अनपॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं, बहुत कम लोग रहते हैं या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पॉपुलेशन है वहाँ की। वहाँ पर या कोई अनसेटल्ड एरिया है, वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। अब एक ऐसा हजार्ड है जो कि आएगा ही आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल हजार्ड है, बट जब तक वहाँ पर कोई व्यक्ति वोल्केनिक इरप्शन की चपेट में नहीं आता या वहाँ पर प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता, वो हजार्ड डिजास्टर कभी बना ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो सच ह्यूमन इंटरेक्शन। बट आपको याद रखना है इसमें पोटेंशियल हमेशा होता है हजार्ड में, और इसलिए इट इज अ परसीव्ड इवेंट विच थ्रेटन्स बोथ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। जैसे ही हजार्ड एक कंसिक्वेंस की तरह काम करता है तो उसका रिजल्ट डिजास्टर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हजार्ड्स हैं, जो पोटेंशियल है, ये इनएविटेबल होते हैं, बट स्टिल डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, जैसे मैंने आपको रोड एक्सीडेंट का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर अगर जो पिट है उसको ठीक करने के लिए अभी एजेंसीज आएंगी, उसमें टोटल अगर 3 days का टाइम लगता है, तो वहाँ पर या तो उस एरिया को या उस रोड को डाइवर्ट कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए उस एरिया को, या फिर वहाँ पर आप ट्रैफिक पुलिस पर्सनल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं जो बता सकते हैं कि यहाँ पर एक पिट है तो आप साइड से या वहाँ पर इस तरीके से बैरिकेडिंग की जा सकती है। तो ये जो प्रॉपर बात है, ये सारी एक तरफ को इशारा करती है कि हजार्ड का जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगा डिजास्टर कॉज नहीं हो सकता विद ह्यूमंस। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी। इस कंसेप्ट का जो यूज़ है वो आप काफ़ी बार इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, जहाँ पर इसको वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, किसी भी एरिया का, स्ट्रक्चर का, कम्युनिटी का, सर्विसेज का या जोग्राफिकल एरिया का ज़्यादातर डैमेज होने का जो एक्सटेंट है, डिसरप्ट होने का एक्सटेंट है, डिजास्टर सिचुएशन में पहुंचने का जो एक्सटेंट है, उसी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। इस वल्नरेबिलिटी को हम 2 लेवल पर कैटेगराइज करते हैं, जिसमें फिजिकल वल्नरेबिलिटी आता है और सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा एरिया जहाँ पर फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की हम बाद में बात करते हैं कैटेगराइजेशन में, पहले आप सिचुएशन ए और बी को समझ सकते हैं। अगर सिचुएशन ए ऐसी जगह है जहाँ पर बादल फटने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको क्लाउड बर्स्टिंग भी कहा जाता है, और वहाँ पर जो सॉइल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका प्रोफाइल, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से सेटलमेंट की गई है अनसेटल्ड तरीके से, ऐसे केस में अगर अर्थक्वेक आता है तो यहाँ की वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल हाई हो जाती है इन रिगार्ड्स विद अ प्लेस जहाँ पर लैंडस्लाइड की समस्या नहीं आती है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका जहाँ पर कम समस्या है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब है एक्सटेंट ऑफ a particular area, structure, service, community to get disrupted or damaged or get disrupted और जिस तरीके से वो खराब हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है अंडर दी डिजास्टर और एनी सच काइंड ऑफ हजार्ड। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल वल्नरेबिलिटी की। देखिए, फिजिकल वल्नरेबिलिटी इंक्लूड्स नोशंस ऑफ whom and what may be damaged और destroyed by natural hazards, जैसे अर्थक्वेक आ सकता है इसमें, फ्लड्स आ सकता है इसमें। It is based on the physical condition of people and elements at risk, such as buildings का, infrastructure का, and their proximity and location and the nature of hazard as well. It also relates to the technical capability of building and structures to resist the forces acting upon them during hazard event. तो जापान में अगर हम बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसको अगर हम कंपेयर करते हैं विद अ कोस्टल कंट्री ऑफ सदर्न अफ्रीका, तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल सिंपल सी बात है जापान में कम होगा, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के मैकेनिज्म ज़्यादा अच्छे हैं इन रिगार्ड विद अ पर्टिकुलर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ अफ्रीका।
So unchecked growth of settlements in safe areas also exposes the people to the hazard, and in case of earthquake या landslide हो सकता है जो एरिया है, जो ज़मीन है, वो फेल हो जाए और हाउसेज जो हैं they might topple or slide and affect the settlement at the lower level even if they are well designed for earthquake forces. इसके काफ़ी बार आप एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वाला जो इलाका है वहाँ पर देखने को मिलते हैं. अब बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की. देखिए, सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि कितना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है इन रिगार्ड्स विद द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल. इसका एक सिंपल एग्जांपल ऐसा है कि मान लीजिए जो लोग गरीब हैं या जिनके पास मनी कम है या परचेसिंग पावर कम है, बेसिकली हु आर पुअर एंड लिविंग इन दी सी कोस्ट, दे डोंट हैव मनी टू रिकंस्ट्रक्ट हाउसेज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कंक्रीट हाउस. तो अगर वो अपने घर को ही कंक्रीट से नहीं बना पा रहे हैं, उनके पास इतना ज़्यादा मनी नहीं है, अब अगर ऐसे केस में डिजास्टर आता भी है तो रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया में भी वो अपना हाउस का रीबिल्डिंग नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर टू पुअर. उनके पास पहले से ही कंक्रीट हाउसेज नहीं थे और अब तो जो बचे हुए थे हाउसेज थे वो भी जा चुके हैं ड्यू टू एनी साइक्लोन और सच काइंड ऑफ फ्लड एक्टिविटीज़. तो ये शो करता है सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को. तो एक ऐसा देश जहाँ पर जो डेवलप्ड इकोनॉमी है और एक ऐसा देश जहाँ पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है LDC है और जो UDC है अंडर डेवलप्ड कंट्री, उन तीनों ही केसेस में सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल अलग अलग होगा. अब बात करते हैं रिस्क की. देखिए, रिस्क जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर हजार्डस इवेंट एंड द लॉसेस ईच वुड कॉज. तो एक तरीके से एक मेजर है एक्सपेक्टेड लॉसेस का ड्यू टू अ हजार्ड इवेंट अकरिंग इन अ गिवन एरिया ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है और वहाँ पर अनसेटल्ड एरिया है, ज़्यादा लोग नहीं हैं और अर्थक्वेक भी काफ़ी कम इंटेंसिटी पर आता है, वहाँ पर रिस्क कम है. अगर उसी सेम सिनेरियो में हम कंपेयर करते हैं सिमिलर फैक्टर्स के साथ एक मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पर स्काई हाई बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पर इंटेंसिटी अर्थक्वेक की बहुत ज़्यादा हाई है, दोनों केसेस में रिस्क अलग अलग है. एक में ज़्यादा रिस्क है, दूसरे में कम. अब बात करते हैं जो रिस्क है इसका लेवल कैसे कैसे डिपेंड करता है. देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनका वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल क्या है. लोगों का सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर का फिजिकल वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल क्या है, किस तरीके का हजार्ड है, क्या कोई मैनमेड हजार्ड है या पोटेंशियल है जो डिसरप्शन कॉज कर सकता है. सो द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दोज एलिमेंट्स अ कम्युनिटी और लोकेलिटी इज सेड टू बी एट रिस्क when it is exposed to hazard and is likely to be adversely affected by its impact. इसलिए जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, असल में हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिजास्टर के रिस्क को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, जिसको डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है. डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सारे मेजर्स आ जाएंगे जिससे हम डिजास्टर को रिड्यूस कर सकते हैं. मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज इसमें आती हैं. हजार्ड को कैसे कम किया जाए, अगर हजार्ड को कम नहीं किया जा सकता, हजार्ड रहेगा ही, तो ह्यूमन इंटरेक्शन को हजार्ड से कैसे दूर रखा जाए. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई फॉल्टी इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा करंट आता है और आप उसको हटा नहीं सकते हैं ड्यू टू सम रीजंस, वो एक पोटेंशियल हजार्ड है, तो आप उससे अपने इंटरेक्शन कम से कम करेंगे या तो आप उस रूम को ही लॉक कर देंगे जिससे लोग वहाँ पर जा ही ना पाएँ. तो ये सारी जो बातें हैं ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं. वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है, डिपेंडिंग कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है, किस तरीके का जोग्राफिकल रीजन है, ये सभी पार्ट आता है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में, जिसको हम ज़्यादातर डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं. अब बात करते हैं कैपेसिटी की. देखिए, कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में वो ऑलमोस्ट सिमिलर है मेंटल कैपेसिटी की तरह ही. जैसे मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल कैपेसिटी का प्रिंसिपल होता है कि आप कितना ज़्यादा कोप कर सकते हैं विद द लाइफ स्ट्रगल, उसी तरीके से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं विच एग्जिस्ट इन हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज़, जिस लेवल पर वो कोप कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजास्टर को, जो एक लेवल है ऑफ विथस्टैंडिंग, वो कैपेसिटी कहा जाता है. तो डिजास्टर रिस्क कैपेसिटी एक कम्युनिटी की हो सकता है ज़्यादा हो बिकॉज उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, फंड्स हैं, मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से काम करा हुआ है. वो डिफ़र कर सकता है इन रिगार्ड्स विद अ डिफरेंट कम्युनिटी जहाँ पर ये रिसोर्सेज या कैपेसिटी नहीं है. अब कैपेसिटी को आप दो लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला जैसे वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल आता है ऐसी फिजिकल कैपेसिटी आता है.
So, for example, people whose houses have been destroyed by the cyclone or crops have been destroyed by the flood can salvage things from their homes and from their farms. कुछ हो सकता है फैमिली मेम्बर्स के पास स्किल हो जिससे इवन इफ अगर उनके क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर उनके हाउसेज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो वो टेम्परली या परमानेंटली दूसरी जगह पर माइग्रेट कर सकते हैं, नौकरी की तलाश कर सकते हैं, नई नौकरी पा सकते हैं. ये फिजिकल कैपेसिटी में आता है. सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी में ज़्यादातर जब भी हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में बात करते हैं, पीपल सफ़र देयर ग्रेटेस्ट लॉसेस बिकॉज कई बार ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है कि व्यक्ति ने, इंडिविजुअल ने पूरी लाइफ जितने भी फंड्स को इकट्ठा किया, कमाया, वो सारा ड्यू टू सर्टेन डिजास्टर, मैन मेड हो सकता है, नेचुरल कॉजेज से हो सकता है, वो सब खत्म हो जाता है. इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी का प्रिंसिपल आता है. जो रिच लोग हैं, रिच पीपल हैव द कैपेसिटी टू रिकवर सून बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ एंड ऑल्सो समटाइम्स ड्यू टू देयर फाइनेंशियल एजुकेशन. ज़रूरी नहीं कि वो अपने सारा जो वेल्थ है उसको एक फिजिकल फॉर्म में अपने पास उन्होंने रखा हुआ हो सकता है उन्होंने काफ़ी बार फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से काफ़ी सारे वेल्थ को इंस्ट्रूमेंट्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हो, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑलरेडी उनकी काफ़ी अप हो जाती है. बट पुअर पीपल को इसके बारे में पता नहीं है, तो सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कम हो जाती है उनकी. इनफैक्ट देर सेल्डम हिट बाय डिजास्टर बिकॉज दे लिव इन सेफ एरियाज एंड देयर हाउसेज आर बिल्ड विद स्ट्रॉन्गर मटीरियल्स. ये भी कारण है. हाउएवर when everything is destroyed, सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है टू कोप वो रिच पीपल के पास ज़्यादा होती है. ऐसा इसलिए भी बिकॉज उनकी सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी भी काफ़ी कम रहती है. And hazards are always prevalent, but the hazard becomes a disaster only when there is greater vulnerability and less of capacity to cope with it. जैसे मैंने आपको एग्जांपल रोड एक्सीडेंट का स्टार्टिंग में दिया था, पिट वाला एग्जांपल. अब सपोज कीजिए अगर कैपेसिटी वहाँ पर कम है और वल्नरेबिलिटी हाई हो जाती है, यानी कि जो पिट का साइज़ है वो और ज़्यादा बड़ा हो चुका है और लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से वो जो रोड पर जो ब्लॉकेज है या जो ऑब्स्टेकल है उससे किस तरीके से निकलना है, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी हज़ार्ड के साथ और डिजास्टर बन पाएगा. इन अदर वर्ड्स, द फ्रीक्वेंसी और लाइक्लीहुड ऑफ अ हज़ार्ड एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ बीइंग सीवियरली अफेक्टेड. अब बात करते हैं कि डिजास्टर की क्लासिफिकेशन क्या है. देखिए, डिजास्टर की सिंपल सी क्लासिफिकेशन आती है नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर आर द कंसिक्वेंसेज और इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल हज़ार्ड्स ऑन ह्यूमन लाइफ. They represent a serious breakdown in sustainability and disruption of economic and social progress. और ज़्यादातर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उन पर मिटिगेशन या प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज को बना पाना मुश्किल रहता है. एग्जाम्पल में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन और फ्लड्स वगैरह आते हैं. मैन मेड डिजास्टर की जब हम बात करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर बिकॉज किसी न किसी तरीके से या तो ह्यूमन इंटेंट या ह्यूमन एरर की वजह से कॉज होते हैं. अर्बन फायर, रोड एक्सीडेंट्स, रेल एक्सीडेंट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैन मेड डिजास्टर में आते हैं. अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में. देखिए, इसमें टोटल काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं. ऑलमोस्ट इसमें 6 पार्ट्स आते हैं. मान लीजिए कोई डिजास्टर आ रहा है तो उस डिजास्टर से आने से पहले प्रिवेंशन पर ध्यान देते हैं. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. अगर उस डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता तो फिर हम मिटिगेशन पर काम करते हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है. यानी कि आपने अब अपनी कैपेसिटी पर काम करना शुरू करा, जिससे अगर किसी तरीके से कभी डिजास्टर आता भी है तो आप उसका डटकर मुकाबला कर सकें, विथस्टैंड कर सकें. उसके बाद आता है प्रिपेयर्डनेस का पार्ट. ऐसा भी कई बार देखा गया है कि अब डिजास्टर आएगा ही, अब हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी एक लेवल तक ही कर सकते हैं. अब आपको प्रिपेयर होना होगा कि अब डिजास्टर आएगा ही आएगा. ये प्रिपेयर्डनेस का पार्ट आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको पता है कि सामने वाला जो व्यक्ति हैं वो आप पर अटैक करेंगे ही या आपको पुश करेंगे ही, बट आप अपने जो स्टैंस है उसको काफ़ी सॉलिड करते हैं, जिससे कि आप पीछे की तरफ ज़्यादा पुश ना हो पाएँ. आप डिफेंसिव मोड पर चले जाते हैं. इसी को प्रिपेयर्डनेस स्ट्रैटेजी में डिजास्टर मैनेजमेंट में देखा जाता है कि आपको पता है कि फ्लड आने ही वाला है या अर्थक्वेक आने की काफ़ी समस्या बढ़ रही है तो आ ही सकता है, तो आपने वहाँ पर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया. प्रिपेयर्डनेस के बाद आता है डिज़ास्टर. जब डिज़ास्टर हो रहा होता है, कंसिक्वेंस हो रहा होता है. डिज़ास्टर होने के बाद, बिकॉज मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो ऑर्डर होता है वो डिसरप्ट होकर केओस आ जाता है और एग्जिस्टिंग ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाता है. उस केस में मान लीजिए कहीं पर अगर अर्थक्वेक आ जाता है और बिल्डिंग्स फॉल ऑफ कर रही हैं, उस केस में इमीडिएट रिलीफ और रिस्पॉन्स ज़रूरी हो जाता है.
यहाँ पर डिज़ास्टर को एसेस करना, असेसमेंट का पार्ट, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन आता है, जो पोस्ट डिजास्टर में देखा जाता है। तो एक तरफ हमारे पास है प्री डिजास्टर एक्टिविटीज़ और है पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज़। प्री में आएगा प्रिवेंशन, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंडर मिटिगेशन एंड देन प्रिपेयर्डनेस, और पोस्ट डिजास्टर में आता है रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिलीफ, असेसमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। सो डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स आर geared towards disaster risk management. It implies the systematic process of using administrative decisions. केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर एनडीआरएफ को भेजा जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, ऑपरेशनल स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, कैपेसिटीज़ कैसी कैसी होनी चाहिए जिससे हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जिनको हमने बनाया है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट से कोप कर पाएँ, स्ट्रैटेजीज़ किस किस तरीके की यूज़ होंगी, कोपिंग कैपेसिटी एट्सेट्रा. So these comprise all forms of all activities including structural and non-structural measures to avoid prevention or to limit mitigation and preparedness adverse effects of hazards. इसको आप टोटल 3 लेवल पर भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर बताया, आप इसको 3 लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि बिफोर अ डिजास्टर जिसमें हम ह्यूमन या मटीरियल या इन्वायरमेंट लॉस को जो पोटेंशियल उसको रिड्यूस करते हैं, लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं. जब डिजास्टर हो रहा होता है उस समय हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, इट इज़ टू इंश्योर दैट द नीड्स एंड प्रोविजन ऑफ विक्टिम्स आर मेट टू एलिवेट एंड मिनिमाइज सफरिंग. और उसके बाद आफ्टर अ डिजास्टर, जिसको पोस्ट डिजास्टर भी कहा जाता है, जो स्टेज आती है, इट इज़ टू अचीव रैपिड एंड ड्यूरेबल रिकवरी. यानी कि अब डिजास्टर हो चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब डिजास्टर हो चुका है, जितना उसे सफरिंग लाना था वो ला चुका है, अब आपको रिकवर करना है जल्द से जल्द. रैपिड रिकवरी होनी चाहिए और ड्यूरेबल रिकवरी होनी चाहिए विच डज नॉट रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल वल्नरेबिलिटी कंडीशन. So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.